हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ्स 2026 की गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, गवर्नेंस को हम कंप्लीट पढ़ते हैं इस वीडियो में। गवर्नेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक हैं इसमें हम जो कवर करने हैं। तो गवर्नेंस में क्या क्या टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बैरियर्स, मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक एंड सेकंड ईयर से। उसके बाद आरटीआई को पढ़ेंगे, सिटीजन चार्टर को पढ़ेंगे, सोशल ऑडिट को पढ़ेंगे, और उसके बाद ई गवर्नेंस को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री जैसे सिविल सोसाइटी, एनजीओ, एफसीआरए, एचसीएचजीज को पढ़ेंगे। फिर एनजीओ को पढ़ेंगे, एफसीआरए को, एचसीएचजीज को पढ़ेंगे, और लास्ट हम इसको पढ़ेंगे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, स्टार्ट करने से हम क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। तो गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नेंस होता है आपका, गवर्नेंस कैसे डिफाइन करते हैं गवर्नेंस को। तो गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं, गवर्नेंस इज द मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड इन मैनेजिंग द कंट्रीज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी थी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ने क्या डेफिनेशन दी थी गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस का बोला था कि इसने कि गवर्नेंस इज अ मैनर इन विच द पावर इज एक्सरसाइज्ड, गवर्नेंस इज द मैनर इन विच द पावर, गवर्नेंस इज द मेथड और मैनर through which the power is governance. It is defined as the method through which the power is exercised in the management of the country's political, economic and social resources for development. ठीक है, तो UNDP in 1997 defined governance as exercise of economic, political and administrative authority to manage the country's affairs at all levels. It comprises the mechanism, the process in institution through which the citizens and groups articulate their interests, exercise their political rights and make differences and mediate their differences. ठीक है, तो इसमें हमने याद क्या रखना है, सेकंड एआरसी में हमने नाम याद रखने हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट में क्या था, इसमें आरटीआई, जिसमें जो क्या है मास्टर की क्या है, किसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए। फोर्थ में क्या है आपका एथिक्स इन गवर्नेंस, और टेंथ में क्या है आपका रीबर्सिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलिंग ऑफ हाइट, सिविल सर्विस वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स एक्सेट्रा। और 11th इज प्रमोटिंग ई गवर्नेंस स्मार्ट वे फॉरवर्ड, और 12th इज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं गुड गवर्नेंस क्या चीज़ होती है। गुड गवर्नेंस का एम क्या होता है, गुड गवर्नेंस का एम होता है आपका एम्स टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर ऑल सिटीजन, क्या होता है इसका एम, टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जहाँ पे वेयर ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जहाँ पे हर एक सिटीजन इरेस्पेक्टिव उनके रिलीजन के उसको छोड़ के, कास्ट को छोड़ के एटसेट्रा, डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड रिसीव पब्लिक सर्विसेज इफेक्टिवली, पब्लिक सर्विस इफेक्टिवली वो रिसीव करेंगे। ठीक है, एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो गुड गवर्नेंस का एम क्या होता है, टू क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर ऑल सिटीजन, टू क्रिएट एनवायरनमेंट वेयर ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड रिसीव पब्लिक सर्विस इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इक्विटेबली। ठीक है, बेस्ड ऑन फोर इज पे क्या बेस्ड है ये, इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इथोस एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी, इथोस एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी पे ये 4 इज पे बेस्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूएनडीपी की। यूएनडीपी ने गुड गवर्नेंस के लिए कितने प्रिंसिपल दिए, तो यूएनडीपी ने 8 कोर प्रिंसिपल दिए फॉर गुड गवर्नेंस के लिए। सबसे पहले क्या दिया है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्रिप टेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप टेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये है गुड गवर्नेंस। इस गुड गवर्नेंस में क्या है आपका यूएनडीपी के 8 प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं CRIPTEAR, क्रिप्टेयर कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना मेमोनिक से। सबसे पहले क्रिप्टेयर में क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तीसरे नंबर पर इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी होनी चाहिए। फोर्थ इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नेंस होनी चाहिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। ये सब क्या आते हैं आपके क्रिप्टेयर में आते हैं। अब एक एक करके सबको देखते हैं। सब में क्या आता है, सबसे पहले आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ देयर शुड बी एन रूल ऑफ लॉ। लॉ मस्ट बी इन्फोर्स इम्पार्शियली, नो वन इज अबव द लॉ, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, तो ये है आपका रूल ऑफ लॉ। क्या है ये, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। रूल ऑफ लॉ,
रूल ऑफ लॉ क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अ मेजर फीचर इन द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. इट रिजल्ट्स इन द नेपोटिज्म, प्रेजुडिसेस एंड फेवरेटिज्म एंड बायस. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. रूल ऑफ लॉ का मतलब है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? लॉ मस्ट बी इन्फोर्स इम्पार्शियलिटी. लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड impartiality. Law must be enforced impartially. For example, no one is above the law. Law must be enforced impartially. No one is above the law. For example, independent judiciary. ये आता है आपका रूल ऑफ लॉ. नंबर सेकंड में इसका क्या होता है? आपका ट्रांसपेरेंसी होता है. ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी होता है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस. अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इट फॉर सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल RTA एक्ट 2005. ये भी किस में आता है? आपका गुड गवर्नेंस में आता है. तो सबसे पहले होता है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ मस्ट बी इन्फोर्स इम्पार्शियलिटी. नो वन इज अबव द लॉ. और फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नंबर सेकंड क्या होता है? आपका ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है? आपका अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इट फॉर सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल RTA एक्ट 2005. और प्रोक्योरमेंट ऑफ GEM. नंबर थर्ड में आता है आपका ट्रांसपेरेंसी. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी होता है गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल आंसरेबल फॉर देयर एक्शन. गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स जो होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? आंसरेबल होंगे. उनके फॉर देयर एक्शन. उनके एक्शंस के लिए क्या होंगे? वो आंसरेबल होंगे. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल जो होंगे वो क्या होंगे? आंसरेबल होंगे फॉर देयर एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल कैसे? जैसे सोशल ऑडिट होता है आपको और अंडर MG नरेगा. सोशल ऑर्डर अंडर MG नरेगा. इसको क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. नंबर फोर्थ में आता है आपका पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है आपका, पार्टिसिपेशन इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस. पार्टिसिपेशन क्या होता है? कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस. पार्टिसिपेशन कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस. पार्टिसिपेशन क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है आपका कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस. सिटीजन मस्ट हैव अ वॉइस डिसीजन मेकिंग. क्या होना चाहिए? सिटीजन मस्ट हैव अ वॉइस डिसीजन मेकिंग फार्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. सिटीजन का क्या होना चाहिए? मस्ट वॉइस होनी चाहिए उनकी डिसीजन मेकिंग में, फार्मुलेशन पे और इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ग्राम सभाज, माई GOV प्लेटफॉर्म, लोकल बॉडीज इलेक्शन. ये सब क्या होते हैं आपकी? ये सब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होती है. तो चार चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी. सबसे पहले लेवल हमने पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. लॉ मस्ट बी इन्फोर्स इम्पार्शियलिटी होना चाहिए. नो वन इज अबव द लॉ. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट जुडिशरी. नंबर सेकंड में हमने बोला कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इट फॉर द सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल RTA एक्ट 2005. और प्रोक्योरमेंट एंड ऑफ GEM. नंबर थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. मीन्स गवर्नमेंट्स और ऑफिशियल्स के होने चाहिए आंसरेबल होना चाहिए फॉर इट्स एक्शंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल फॉर सोशल ऑडिट इन MG अंडर MG नहीं रहेगा. नंबर फोर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए. पार्टिसिपेटिव क्या होता है? कॉर्नर स्टोन होता है किसका? गुड गवर्नेंस का, जिसमें सिटीजन मस्ट हैव द वॉइस डिसीजन मेकिंग फार्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए. जैसे ग्राम सभा में होता है, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में होता है और लोकल बॉडीज इलेक्शन में होता है. ये चार चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी गुड गवर्नेंस में. नंबर फिफ्थ होता है आपका क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव. नंबर फिफ्थ में रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए. रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन मस्ट सर्व स्टेक होल्डर्स विद रीजनेबल टाइम. रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स इंस्टीट्यूशन क्या होगा? मस्ट सर्व स्टेक होल्डर. इंस्टीट्यूशन मस्ट सर्व स्टेक होल्डर्स विद इन रीजनेबल टाइम. फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा केंद्र, उमंग ऐप एट्सेट्रा. ये क्या है आपका? रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? इंस्टीट्यूशन मस्ट सर्व स्टेक होल्डर्स विद रीजनेबल टाइम. इंस्टीट्यूशन जो भी होंगे उनको क्या करना है कि उनको जो स्टेक होल्डर्स होंगे और या लोग होंगे उनको रीजनेबल टाइम में क्या करना है? सर्व करना है. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे उमंग ऐप जैसे ये है, वहाँ पे क्या करना है? आप जो ये किसी होती है, इनकी ड्यूटी होती है कि सिटीजन को क्या करना है? सर्व करना है विद रीजनेबल टाइम में. नंबर 6 होता है आपका क्या होता है? आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सर्व आउटपुट. इफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सर्विस आउटपुट. क्या होता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सर्विस आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल JM Trinity. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होता है आपका? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम सर्विसेज आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल JM Trinity रिड्यूस सब्सिडी लीकेजेस, GEM रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. ये सब किस में आते हैं? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. नंबर 7 में होता है आपका
नंबर 7 में आता है आपका इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस में क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट फील इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस में क्या होना चाहिए कि ऑल सिटीजन मस्ट फील, all citizen must feel, all section of the society must feel, all section of the society must feel included in development, all section of the society must feel included in development. For example, SC/ST सब प्लान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, SC/ST सब प्लान एट्सेट्रा। इस मीन्स कि ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट फील इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। ये होता है आपका, क्या होता है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। नंबर 8 होता है आपका कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड मीन्स मेडिटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड वाइडर कंसल्टेशन। मेडिटेशन ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, मेडिटेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मेडिटेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए टू रीच द ब्रॉड कंसेंसस, टू रीच द ब्रॉड कंसेंसस। क्या होता है, मेडिटेशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए एंड वाइडर कंसल्टेशन होनी चाहिए टू रीच द ब्रॉड कंसेंसस। फॉर एग्जांपल, लॉ कमीशन कंसल्ट्स पब्लिक बिफोर रिफॉर्म्स। लॉ कमीशन क्या करती है, पब्लिक को क्या करती है, कंसल्ट पब्लिक बिफोर रिफॉर्म्स। लॉ कमीशन क्या करती है, कंसल्ट करती है किसको, पब्लिक को बिफोर रिफॉर्म्स। माई GOV क्राउड सोर्सिंग ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये सब क्या था आपका, ये सब था आपका क्रिप्टियर, जिसमें हम आप क्या पढ़ा हमने, आपकी गुड गवर्नेंस पढ़ी। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस किस किस में होता है, रूल ऑफ लॉ में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए, मीन्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स फॉर मैक्सिमम सर्विस आउटपुट होना चाहिए, फॉर जेम ट्रिनिटी रिड्यूस सब्सिडी लीकेज और GEM रिड्यूस्ड प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। नंबर 7 इज इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। सब प्लान, फॉर एग्जाम्पल SC/ST सब प्लान, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सबका साथ सबका विकास, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी मस्ट फील इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट और कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी अभी हम ऊपर पढ़ा भी, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे इस पर थोड़ा और जानेंगे आगे। तो ट्रांसपेरेंसी हमने क्या बोला था ऊपर, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू सिटीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इट फॉर सिटीजन, फॉर RTI 2005 रिक्वायरमेंट ऑफ GEM। डिसीजंस आर टेकन एंड दियर इन्फोर्समेंट डन इन अ मैनर। डिसीजन जो ले जाएंगे और उनका इन्फोर्समेंट जो होगा वो इस मैनर में, इस ऐसे होना चाहिए दैट फॉलो रूल्स एंड, उसे जो रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो कर रहा होगा। इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रीली, इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, अवेलेबल फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए एंड इजली अंडरस्टैंडेबल फॉर द डायरेक्ट एक्सेसिबल। इन डेमोक्रेसी पावर डज नॉट फॉलो थ्रू द बैरियर ऑफ गन। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो डज नॉट फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ गन बट बाय द क्लिक ऑफ ए माउस बटन, बाय क्लिक ऑफ माउस बटन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपकी इसमें ट्रांसपेरेंसी में, क्या होना चाहिए आपको, ओपननेस होना चाहिए, कम्युनिटी और ओरिएंटेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए और उसके बाद एथिकल गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये है आपकी ट्रांसपेरेंसी की फिक्र। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर आपको गुड गवर्नेंस की वो आएगी बनाने के लिए, गुड गवर्नेंस में तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इसके कंक्लूजन में आप ऐसे भी लिख सकते हो, DNA अप्रोच, डायलॉग, उसके बाद नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद एक्शंस, एक्शंस के बाद आउटकम्स, आउटकम्स के बाद फिर वापस आपका डायलॉग। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्लस कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट। ये हम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं इसकी। एक और डायग्राम है गुड गवर्नेंस की, अभी हम आपको बताते हैं वो कौन सी डायग्राम है, अगर मुझे मिल जाए तो बस। ठीक है, मिला तो नहीं है अभी मैं, मुझे वो, चलो कोई नहीं, अगर आगे मिलेगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो ये हमने ट्रांसफर। अब अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है आपका फॉर्मल ऑब्लिगेशन टू गिव डिटेल्ड अकाउंट। फॉर्मल ऑब्लिगेशन क्या होती है, टू गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्लोज रिजल्ट इन फेयर ऑफ द ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है बैरियर्स ऑफ गुड टू गुड गवर्नेंस। मीन्स क्या है ये बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, क्या मतलब क्या होता है कि बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस,
अच्छा, इस वेरस ऑफ गुड गवर्नेंस से पहले से पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कोट में बताता हूँ आपको। कोट क्या है आपका, कोट है आपका ये कि कोट है, गिव अ मैन फिश फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू टीच अ मैन हाउ टू फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। लाओ टूजू ने इसको कहा है, ठीक है। उसे अमर्त्य सेन ने क्या कहा है, इसने कहा है वी शुड वर्क फॉर द कैपेसिटी इन्हांसमेंट, फॉर्चुनल फंड शुड बी डेलीगेटेड टू वार्ड्स हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ गुड गवर्नेंस, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस में हम क्या होता है, रोल ऑफ गुड गवर्नेंस सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स गुड गवर्नेंस इंश्योर दैट द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड कंसिस्टेंटली consistently, clear, just, and applied equally to all the citizens. Good government provides a suitable foundation that discourage the harmonic behavior driven by the lawlessness and impunity. Promotion of inclusiveness होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि इन्वॉल्व दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, एथनिसिटी, रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सब मेंबर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए एंड सोशल वेलफेयर होना चाहिए। केस स्टडीज में आते हैं स्कैंडिनेवियन मॉडल की, एग्जाम्पलीफाई effective governance through the strong social welfare system, participate democracy and social trust, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, while there may be tendencies toward the disorder in the societies, good governance plays a crucial role। कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, while there may be a tendency toward the disorder in societies, good governance plays a crucial role in mitigating these tendencies and steering societies and toward the inclusive stability and the sustainability, ठीक है। इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी भी हमने पढ़ लिया, पार्टिसिपेटरी इन नेचर भी पढ़ लिया, माई गवर्नमेंट में टू वे कम्युनिकेशन होता है उसमें। अच्छा, पार्टिसिपेट इन नेचर में हम क्या बेंगलुरु को लिख सकते हैं, बेंगलुरु फ्लड्स एवरी ईयर बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, ये केस स्टडी में लिखेंगे हम, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होगा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस the objective of the good governance is to transform the representative democracy into the participatory democracy by providing opportunity to the stakeholders to participate in the participant process। अच्छा, उसके बाद आता है आपका जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कोई एक चीज़ देख रहा हूँ जो मैंने अभी पहले जैसे देखी थी, तो उसको मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि मिल मिल जाएगी मुझे, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़, काम की चीज़ थी। हाँ, ये है यहाँ पे देखो, ये जो है ना आपकी गुड गवर्नेंस कैसे होती है, आपकी गुड गवर्नेंस होती है आपकी, ठीक है। ये क्या होता है, ये स्टेट होता है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी सिविल सोसाइटी होती है, और ये क्या होता है आपका, ये आपका मार्केट होता है, ठीक है। और बीच में ये वाला जो पोर्शन बचता है आपका, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ये होता है आपका गुड गवर्नेंस होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, गुड गवर्नेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, है ना। तो चैलेंजेस इन गवर्नेंस सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो चैलेंज इन गवर्नेंस सिस्टम्स में है आपका, चैलेंज इन गवर्नेंस सिस्टम्स में क्या आपका मीन्स फीचर्स ऑफ द बैड गवर्नेंस। फीचर ऑफ द बैड गवर्नेंस में सब क्या क्या आता है आपका, फीचर्स ऑफ द बैड गवर्नेंस में आता है आपका, ठीक है। फीचर्स ऑफ द बैड गवर्नेंस में क्या आता है आपका, फीचर्स ऑफ द बैड गवर्नेंस में आता है आपका, ठीक है, करप्शन। सबसे पहले क्या आता है आपका, करप्शन। नंबर 2 पे आता है आपका रेड टेपिज्म। नंबर 3 पे आता है एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑफ द स्टेट्स इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नंबर 4 पे डिक्टेरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। नंबर 5 में होता है आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ द फ्यू पीपल्स एट द टॉप। उसके बाद क्या आता है आपका, ये क्या है आपकी फीचर्स ऑफ बैड गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले करप्शन है, उसके बाद रेड टेपिज्म है, एब्सोल्यूट मोनोपोली ऑफ द स्टेट्स इन एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज,
absolute monopoly of the state in question of the resources, directional dictatorial decision making process, centralization of power in the hands of the people at the top. और उसके बाद क्या है, हाई लेवल ऑफ सेक्रेसी होती है, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन में. उसके बाद नंबर 7 में आता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है. नंबर 8 में बोलता है कि टोटल एब्सेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन होता है इसमें. नंबर 9 में होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म. नंबर 10 में आता है कि इनएबिलिटी रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस. नंबर 11 में फेलियर ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक कैपिटलिज्म. क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि अनहोली नेक्सस बिटवीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड देयर बिजनेसमैन. और नंबर 12 में आता है डिले इन जस्टिस डिलीवरी एंड मैकेनिज्म. ये सब क्या होते हैं, चैलेंजेस हैं किसके, चैलेंजेस और फीचर्स हैं किसके, गुड गवर्नेंस के. द लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, टू मच ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट्स मैकेनिज्म, एब्सेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ transparency and accountability, high level of secrecy, resolve conflict without violence, failure of regulatory authority implementing crony capitalism. ठीक है, तो इस पर हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गुड गवर्नेंस, effective implementation of schemes and their laws should be and there should be a transparency, accountability and mission Karmyogi has to brought for this. ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी क्या है, मिशन कर्मयोगी आपका रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड मॉडल, transform the rule based bureaucracy to outcome based bureaucracy, to change the rule based bureaucracy to role based bureaucracy, mission Karmyogi was brought. तो hence governance में क्या होता है आपका, creation of institution for welfare of the peoples, define laws and regulation for the effective functioning of the institution, welfare of the peoples. It also involves decision making of the institution, which involves allocation of resources and optimum utilization of resources, implementation of decisions, feedback and review of decision. Conclusion हम इसको लिखेंगे, hence essence of governance lies in transforming outlets. Hence conclusion में क्या लिखेंगे इसको, conclusion हम लिखेंगे इसको, hence essence of governance lies in transforming outlays into outcome through effective formulation and implementation and evaluation of public पॉलिसी. रेड टेपिज्म क्या होता है, रेड टेपिज्म होता है एक्सेसिव एडहेरेंस टू रूल बेस्ड एंड रेगुलेशन, एक्सेसिव एडहेरेंस टू रूल बेस्ड एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिजिड कन्फर्मिटी टू फॉर्मल रूल्स, फॉर एग्जाम्पल कलर प्लेटिंग फॉर एसी इन रूम. ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम इसकी गुड गवर्नेंस की, हेंस एसेंस ऑफ गवर्नेंस लाइज इन ट्रांसपेरेंसी, हेंस एसेंस ऑफ गवर्नेंस लाइज इन ट्रांसफॉर्मिंग आउटलेज इनटू आउटकम. आउटलेज क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है, आउटलेज इनटू आउटकम्स through effective formulation, implementation and evaluation of the public policies. ठीक है, तो ये था सब आपका किसके बारे में, गुड गवर्नेंस के बारे में. इसके हमने क्या क्या पढ़ा, इसके हमने चैलेंजेस पढ़े, बैड गवर्नेंस के फीचर्स पढ़े हमने, और गवर्नेंस के फीचर्स पढ़े हमने, सब पढ़ा इसमें. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे, वो है आपका सेकंड. ठीक है, बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस. बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस में सेकंड एआरसी है. सेकंड एआरसी क्या कहती है कि गिवन बाय द सेकंड एआरसी सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन 12th रिपोर्ट में इसने क्या कहा है, इसने कहा था कि ब्यूरोक्रेटिक रैपिज्म होता है, डिलेज इन सर्विस एंड डिसीजन मेकिंग, रूल्स हैव बीन रेड इन द इनसेल्फ. मीन्स ये क्या है आपके बैरियर टू गुड गवर्नेंस, फीचर्स ऑफ बैड गवर्नेंस या चैलेंजेस. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, पेनल्टीज आर रेली इम्पोज इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस, एवोल्यूशन मिसयूज ऑफ सेफ गार्ड, आर्टिकल 311. करप्शन होता है, लीकेजेस ऑफ फंड्स इन द सर्विस लीड, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम, 2G CWG स्कीम एटसेट्रा. डिजिटल डिवाइड होता है, अनइक्वल एक्सेस टू ई गवर्नेंस. और उसके बाद होता है पुअर ग्रीवेंस रेड्रेसल होता है, डिलेज ऑफ लेक्स ऑफ फॉलो अप, लेक ऑफ सिटीजन अवेयरनेस होता है इसमें, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स होती है ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, और इनएफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रूल्स होता है. और 3Fs होता है यहाँ पे, इश्यूज ऑफ 3Fs होता है. क्या होता है, फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज एट द ग्रास रूट लेवल्स, इसकी भी क्या होता है आपका इश्यूज होते हैं यहाँ पे. और क्या सबसे पहले क्या होता है, करप्शन होता है. करप्शन मतलब आपका लीकेज ऑफ द फंड्स इन द सर्विस डिलीवरी होती है, फॉर एग्जाम्पल मिड डे मील स्कीम, 2G स्कीम एटसेट्रा. डिजिटल डिवाइड होता है, अनइक्वल एक्सेस टू ई गवर्नेंस, स्पेशली इन रूरल एरियाज. पुअर ग्रीवेंस रिड्यूसल, डिलेज आर लैक ऑफ फॉलो अप्स,
lack of citizen awareness about right, duties and platform like RTI and CP-gram, attitudinal problems of the civil service, indifference, sensitivity, resistance to change, ineffective implementation of the laws and rules, erodes people's faith, cumbersome, for example, IT compliances, issues of 3 funds functionality and the grassroots level. उसके बाद है आपका मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक सेकंड ARC, ठीक है। रूल बेस्ड रूल ऑफ लॉ, जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटेजी, कर्ब्स आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रमोट्स लीगल सर्टेनिटी, ठीक है। तो मेकिंग गुड गवर्नेंस, मेकिंग गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक, सेकंड ARC ने कैसे कहा, सेकंड ARC ने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस को क्या, मेक गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रूल बेस्ड रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ में क्या मीन्स जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कर्व्स आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रमोट्स लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए। नंबर सेकंड क्या होता है, आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, प्रोसेस ड्राइवन टू सिटीजन आउटकम ओरिएंटेड फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल श्वेता मॉडल फ्रेमवर्क फॉर सर्विस क्वालिटी एंड चार्टर्स ABCD टू रोड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका नंबर सेकंड क्या होता है आपका, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उसमें क्या आता है आपका, इसमें हम उसको रोड के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, आउटकम ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। और नंबर थर्ड इज एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मीन्स डिसेंट्रलाइज एंड डेलीगेशन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑडिट अंडर MG नरेगा, ग्राम सभा लेड प्लान विलेज प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद एथिक्स इन गवर्नेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी इन पब्लिक सर्विस आर एसेंशियल फॉर द पब्लिक ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड, फॉर एग्जाम्पल स्टेट पोर्टल्स लाइक जन सुनवाई एटसेट्रा MP में जो है। न्यू वर्क फ्लोज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग BPR होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम मस्ट बी सिंप्लीफाइड बाय डिजाइनिंग वर्क फ्लोज, फॉर एग्जाम्पल GS TN E-शरण एटसेट्रा। नंबर नेक्स्ट इज प्रोसेस रिफॉर्म्स होने चाहिए जिसमें लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रोसेस रिफॉर्म्स होनी चाहिए जिसमें लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, EM गवर्नेंस, रिमूव डिलेज, इंश्योर क्लैरिटी एंड मिनिमाइज डिस्क्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल उमंग, डिजी लॉकर, पासपोर्ट सेवा, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, जेम ट्रिनिटी एटसेट्रा। प्रोसेस रिफॉर्म्स और लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम क्या करें, रिमूव डिलेज को हम कम करेंगे, इंश्योर क्लैरिटी करेंगे और मिनिमाइज डिस्क्रिप्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर करेंगे। न्यूट्रल पीरियोडिक एंड इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन होनी चाहिए, असेस्ड बाय द न्यूट्रल बॉडी टू इंश्योर परफॉर्मेंस एंड फोर्स ऑफ करेक्शन, फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग, आउटकम्स मॉनिटरिंग, कैग ऑडिट एटसेट्रा। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, 360 अप्राइजल होनी चाहिए, परफॉर्म और पब्लिश आउटकम्स ओरिएंटेड सिटीजन सेंट्रिक, फॉर एग्जाम्पल मिशन कोरोमी की रेड टेपिज्म एंड टू रेड कारपेट होनी चाहिए। एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, डेवल्यूशन ऑफ फंड्स, फंड फंक्शनरीज आर लोकलाइज्ड इन गवर्नेंस में होना चाहिए। कीवर्ड्स हमने क्या क्या याद इसमें रखने हैं, स्मार्ट पॉलिसिंग जिसमें क्या आता है, स्ट्रिक्ट बट सेंसिटिव, मॉडर्न एंड पब्लिक, मोबाइल, अलर्ट, अकाउंटेबल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, टेक सेवी, ट्रेंड होना चाहिए। रेड टेप टू रेड कार्ड होना चाहिए, न्यू इंडिया होना चाहिए। उसके बाद न्यू इंडिया मीन्स 4 CPT होनी चाहिए, करप्शन, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, क्लीन टेररिज्म, पॉवर्टी एंड फी होनी चाहिए। ABCD में आता है अवॉइड बाईपास कंफ्यूज डिले इन रोड मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, विकसित भारत होना चाहिए, जन भागीदारी होनी चाहिए, प्रो पीपल एंड प्रोएक्टिव गवर्नेंस होना चाहिए जिसमें P2G2 फॉर विकसित भारत होना चाहिए। उसके बाद आता है गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स क्या हमने लिए, पॉलिटिकल में 73rd एंड 74th का डिसेंट्रलाइजेशन की है। उसके बाद हमने 73rd अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की, उसके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए और नोटा को लाया, एटसेट्रा को लाया। लीगल CVC लाया हमने और उसके बाद RTI एटसेट्रा लाया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या लिया हमने, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, RTI एक्ट, ट्रांसपेरेंसी में क्या लाया हमने, CB ग्राम्स लाया हमने। और डिजिटल इंडिया में क्या, ई गवर्नेंस, बैकबोन, आधार एंड जेम ट्रिनिटी, लीग फॉर प्रूफ डिलीवरी, मिशन कर्मयोगी की ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म लाया हमने इसमें। अदर इंश्योरेंस क्या लाए हमने इसमें, अदर इंश्योरेंस लाए हमने जैसे कि CBC रिकमेंडेड इंटीग्रेटिव पैक्ट सेकंड ARC में दिया गया था, गुड गवर्नेंस डे लाया गया है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 10 पैरामीटर में लाया दिया गया जिसमें DAP RPG आता है। उसके बाद आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है जिसमें 96/180 अर्लियर 93। विकसित भारत 2047 इज एन इनिशिएटिव एम्ड एट रियलाइजिंग इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन। Mobilize efforts of the economic, social, and economic development and governance domains to achieve the comprehensive and sustainable development. Minimum government and maximum governance होनी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, reducing unnecessary government interference
वाइल इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपका रिड्यूसेस ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स, प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग। फॉर एग्जाम्पल 1500 प्लस आर्किक्स लॉज रिपील्ड। डिजिटल सर्विस डिलीवरी होना चाहिए, जिसमें आपका यूज ऑफ ई गवर्नेंस टू रिप्लेस फिजिकल इंटरफेस, कटिंग डिलेज एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल उमंग एंड डिजी लॉकर, कोविन पासवर्ड, सेवा रेडियो डिपेंडेंसी एंड आर मिनल मैन। आउट सोर्सिंग नॉन कोर फंक्शंस होनी चाहिए, जिसमें अलाउज द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन पॉलिसी मेकिंग नॉट सर्विस प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सर्विस सेंटर CSC, प्राइवेट LPG डिस्ट्रीब्यूटर एंड PPs इन health and Ayushman Bharat. Empowering citizens from government control to citizen participation. For as well, GEM Trinity for diary benefit, My Government platform for policy feedback, social audits for welfare schemes. Civil service reforms होनी चाहिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्राइजल होनी चाहिए, लेटरल एंट्री, कैपेसिटी बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल मिशन इकोनॉमी, प्रमोट रोल बेस्ड ट्रेनिंग एंड आउटकम्स फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, इसकी कंक्लूजन में लिखेंगे हम एज इंडिया मार्चेस टुवर्ड विकसित भारत 2047, एज इंडिया मार्च टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, गवर्नेंस मस्ट बी इन स्मार्ट प्रोसेस, गवर्नेंस मस्ट बी इन स्मार्ट प्रोसेस, सेंसिटिव इन अप्रोच एंड स्विफ्ट इन डिलीवरी, इंश्योरिंग सबका साथ सबका विकास इन द डेवलपमेंट जर्नी। ठीक है, तो इंडिया मार्चेस टुवर्ड विकसित भारत, एज इंडिया मार्चेस टुवर्ड्स विकसित भारत, एज इंडिया मार्चेस टुवर्ड्स विकसित भारत 2047, गवर्नेंस मस्ट बी इन स्मार्ट इन प्रोसेस, सेंसिटिव इन अप्रोच, गवर्नमेंट मस्ट बी स्मार्ट इन प्रोसेस, सेंसिटिव इन अप्रोच एंड स्विफ्ट इन डिलीवरी, इंश्योरिंग सबका साथ सबका विकास इन द डेवलपमेंट जर्नी। क्वेश्चन क्या है प्रीवियस ईयर्स में, क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं कि इन द इंटीग्रेटेड इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल India stand discuss the economic and political cultural factors of the morality of India. If an amendment whistleblower act 2025 parliament is passed, there is no legal politically evaluate. ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं हम RTI की। RTI से पहले बात करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा अच्छा, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे खाली जगह पे। ठीक है, ये हमारे पास खाली जगह है, यहाँ पे हम करेंगे इसको। क्वेश्चन है हमारे पास पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड इट्स रोल इन द प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग इन इंडिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम इसको एड्रेस कैसे करेंगे, एड्रेस इसको हम ऐसे करेंगे, इसको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को सबसे पहले हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद प्लस एग्जांपल और इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इसको रोल इन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डिस्कस मैकेनिज्म एंड एग्जांपल्स, उसके बाद हम चैलेंजेस इंप्लीमेंटिंग इन इंडिया, आउटलाइंस द की ऑब्स्टेकल्स, और उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देंगे, लास्ट में कंक्लूजन देंगे। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसका अप्रोच क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को डिफाइन करेंगे। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस क्या होती है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस क्या होती है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इज द प्रोसेस, क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं सिटीजन को इन द डिसीजन मेकिंग में। सबसे उसके बाद क्या होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है, पॉलिसी फार्मुलेशन होती है एंड इम्प्लीमेंटेशन। दिस अप्रोच इंश्योर दैट द गवर्नेंस इज मोर इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे इसको, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग, दैट इन्वॉल्व सिटीजन। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस क्या होती है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होती है आपकी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिटीजन को हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व द सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग, policy formulation and implementation. This approach ensure that the governance is more inclusive, transparent and accountable. ये इंश्योर क्या करता है कि गवर्नेंस जो है, जिस इंश्योर दैट जो गवर्नेंस है वो क्या मोर इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है। अकॉर्डिंग टू यूएन पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या बोलता है कि यूएन पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इन्हांसेस द लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये क्या करती है, इन्हांस करती है किसको, लेजिटिमेसी एंड इफेक्टिवनेस को ऑफ पब्लिक पॉलिसी बाई incorporating diverse perspective. For example, initiatives like Citizen Charter and mygov.in etc. ठीक है, ये आता है आपका पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में। उसके बाद होता है रोल इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या रोल है इसका किसमें, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले होता है आपका सबसे पहले क्या होता है, पब्लिक कंसल्टेशन एंड हियरिंग होती है, पब्लिक कंसल्टेशन हियरिंग होती है। फॉर इंस्टांसेस जन सुनवाई जिस मॉडल इन दिल्ली हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग पब्लिक
ग्रीवांसेस। नंबर सेकंड में क्या होता है इसका सोशल ऑडिट होता है, जिसमें क्या होता है इम्प्रूविंग कम्युनिटी मेंबर्स इनोवेटिंग पब्लिक प्रोजेक्ट फॉर एमजी नरेगा मैंडेट सोशल ऑडिट एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। नंबर थर्ड में क्या होता है सिटीजन चार्टर होता है। सिटीजन चार्टर में क्या इसमें क्या होता है विजन एंड मिशन होता है। दीज डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आर टी आई एक्ट सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन ओवर 2 करोड़ आर टी आई एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड इफेक्टिवली एंड इट्स वाइड स्प्रेड डिजिटल प्लेटफॉर्म ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म like mygov.in enable citizen to participation in the developmental process टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या होते हैं, हमें चैलेंजेस क्या होती हैं, चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस इन इंडिया। क्या होता है चैलेंजेस, सबसे पहले क्या होता है आपका लो अवेयरनेस एंड एजुकेशन लेवल, लो अवेयरनेस एंड एजुकेशन लेवल होती है। नंबर बी पे आता है आपका लो अवेयरनेस, सबसे पहले क्या होती है लो अवेयरनेस और एजुकेशन लेवल, लो अवेयरनेस इन एजुकेशन एंड लो अवेयरनेस एंड एजुकेशन लेवल होता है। नंबर सेकंड में ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक जिसमें क्या उनका कॉलोनियल माइंडसेट होता है। नंबर थर्ड में होता है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी फॉर एग्जाम्पल पावर्स ऑफ आर टी आई हैव बीन टेकन अवे। नंबर डी में आता है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल आई ऑफिसर अशोक खेमका ट्रांसफर्ड मोर देन 55 टाइम्स इन 35 ईयर्स ऑफ टेन्योर, 30 ईयर्स ऑफ टेन्योर। उसके बाद डिजिटल डिवाइड होता है इसमें। और क्या होता है इन चार चीज़ें होती है, सबसे पहले लो अवेयरनेस एंड एजुकेशन लेवल होती है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिडेंस होता है जिसमें क्लाइंट माइंडसेट होता है। नंबर थर्ड लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होता है, फॉर एग्जाम्पल पावर्स ऑफ आर टी आई हैव बीन टेकन अवे। नंबर डी में आता है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद नंबर सी में नंबर ई में क्या आता है, नंबर 5 में आता है डिजिटल डिवाइड होता है। वे फॉरवर्ड में हम इसको लिखेंगे कि अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए हमें टू एजुकेट सिटीजन्स अबाउट दियर राइट्स। इसमें क्या करेंगे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन्स में हम क्या करेंगे एजुकेट करेंगे सिटीजन को अबाउट दियर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग शुड बी लेड दीज कैंपेन्स। उसके बाद नंबर सेकंड में कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें सेकंड आर सी सजेस्ट क्या करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नंबर थर्ड में बोलता है कि स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस को करना चाहिए स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंश्योरिंग द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरीज इज इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और नंबर फोर्थ में बोलता है कि रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि हियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड ओवरसी द मेजर टू कर द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द लोकल गवर्नेंस। और नंबर 5 पे क्या होना चाहिए कि ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट रूरल इंडिया विद हाई स्पीड इंटरनेट। तो कंक्लूजन वे फॉर्मेट हमने 5 चीज़ें पढ़ी हमने, कौन कौन सी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए जिसमें हम स्टूडेंट्स को क्या करेंगे एजुकेट्स करेंगे अबाउट दियर राइट्स के लिए। फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहिए ब्रॉडकास्ट करना शुड लीड दिस कैंपेन्स। नंबर सेकंड कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें हमें सेकंड आर सी ने सजेस्ट क्या किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, हमें इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमें इसमें बनाने चाहिए, जिसमें सेकंड आर सी हमने सजेस्ट किया। उसके बाद नंबर थर्ड स्ट्रेंथन लोकल गवर्नेंस को क्या करना चाहिए स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिसमें हम इंश्योर हो सकें कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरीज इज़ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और नंबर 4 में रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना चाहिए, रिड्यूसिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड ओवरसी मेजर्स टू करो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द लोकल गवर्नेंस। उसके बाद ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड फॉर इंस्टेंस भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट रूरल इंडिया विद हाई स्पीड इंटरनेट। और कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज क्रूशियल फॉर ensuring transparency, for fostering transparency and accountability in India by involving citizens of India in the governance process. As Mahatma Gandhi said, the spirit of democracy can't be imposed. As Mahatma Gandhi aptly said, the spirit of democracy can it be imposed from without, cannot be imposed from without. The spirit of democracy cannot be imposed from without. It has to come within. It has to come within. By embracing participative governance in India can strengthen democratic and achieve inclusive and sustainable development. ये हम इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे, उसमें क्या है आपका RTI एक्ट। RTI एक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है एथिक्स में, लेकिन यहाँ पे फिर से हम पढ़ेंगे इसको। तो फिर से हम पढ़ने के लिए इसको ये क्या है कि इसको हम लिखने हैं, इसको हमने क्या लिखना है, इसको हमने लिखना है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे आपका RTI को कैसे लिखेंगे, RTI को लिखेंगे आपका पार्ट CB² 8/24 करके लिखेंगे। ठीक है, ये था पार्ट 1, पार्ट 2 में मिलेंगे।